Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is with regard to MSOE 1. सेकेंड ईयर इग्नू एमए सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। MSOE 1 की काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है एंड पेड क्लासेस में भी काफ़ी टॉपिक्स हम लोगों ने MSOE 1 के रिगार्डिंग कवर करे हैं एंड आई होप आप लोगों ने वो सारे टॉपिक यूट्यूब एज वेल एज पेड क्लासेस के कवर कर लिए हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आपके MSOE 1 के रिगार्डिंग यूनिट 13 की। ये एक टॉपिक है, प्रॉपर यूनिट है। ऑलरेडी इस टॉपिक को मैं कवर करा चुकी हूँ आप लोगों को, बट यहाँ पे हम इसको दोबारा इन डिटेल में देख लेते हैं चीजों को। दैट इज एजुकेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन। मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, देखो सिंपल से अगर मैं लैंग्वेज में आपको पहले ये आइडियोलॉजी समझा दूं कि एग्जैक्टली होती क्या है, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है कि भेदभाव आप कर रहे हो लेकिन पॉजिटिव वे में। मतलब हम किसी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, किसी को कम, बट ज्यादा प्रेफरेंस हम उन लोगों को दे रहे हैं जिनको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया गया, जिन्हें बहुत ज्यादा पीछे रखा गया। जैसे कि आपकी बैकवर्ड जो क्लासेस थी उनको एक समय में बहुत एक्सप्लॉइट किया गया, उनको प्रॉपर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, तो बाद में अपने रिजर्वेशन के थ्रू उनकी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए उनको एजुकेशन एंड इकोनॉमिक सेफगार्ड देने की ट्राई करी, राइट। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कंसीडर की जाती है, सो दैट उनकी सिचुएशन जो है वो इंप्रूव की जा सके। और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, तो हम बात करें विद रिगार्ड टू एजुकेशन। और हमें पता है एजुकेशन सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जो बैकवर्ड कास्ट थी दे गेट द रिजर्वेशन, राइट। तो यहाँ पे जॉन रॉल्स बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रीएड्रेस। रीएड्रेस मतलब किसी चीज को दोबारा देखना। ये क्या है? ये अटेम्प्ट करता है एलिमिनेट द अनडिजर्व्ड इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटी नीडेड नहीं थी उनको ये एलिमिनेट करने का काम करता है। दिस होल्ड्स दैट इन ऑर्डर टू ट्रीट ऑल पर्सन इक्वली, अगर आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है, टू प्रोवाइड देम इक्वल अपॉर्चुनिटी, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, तो सोसाइटी शुड गिव मोर अटेंशन टू दोज हु आर मार्जिनलाइज। सोसाइटी को ऐसे लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जो मार्जिनलाइज है, पिछड़े हुए हैं, एंड लेस फेवरेबल एंड हैव लेस फेवरेबल सोशल पोजीशन, जिनकी सोशल पोजीशन उतनी ज्यादा फेवरेबल और स्ट्रांग नहीं है। फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में हम प्रैक्टिस करते हैं प्रेफरेंशियल सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो अंडर रिप्रेजेंटेड है, बीट SC, ST, OBC, वुमेन्स, जो अनरिप्रेजेंटेड थे, जिनको उनका उतना बराबर चांसेस नहीं दिया जा रहा था, उनको प्रेफरेंस देने की बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे आपके थॉमस विस्कॉफ क्या बोल रहे हैं? दैट व्हाट मेक डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है, भेदभाव जो हो रही है, उसको पॉजिटिव क्या बना रहा है? इट इज दैट intended to elevate member of group that are underrepresented in estimate position and thus underrepresented in upper strata of the society। जो underrepresented है उनको थोड़ा elevate करो, push करो, उनको ऊपर लेके आओ, so that उनकी presentation जो है वो ज्यादा देखने को हमें मिल सके। इसको रिवर्स और कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन भी बोला जा सकता है। अब एजुकेशन इज एंडोड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टर्निंग डाइवर्सिटी इनटू पॉजिटिव। जो डाइवर्सिटी है उसको आप पॉजिटिव में टर्न करो, एंड कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर, एक मतलब ये कंट्रीब्यूट करेगा, ये इस पर्टिकुलर चीज में इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, राइट, जिससे कि क्या रहेगा, वेरियस सोशल ग्रुप को आप इनहैंस कर सकते हो। आगे अगर हम देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुई, तो ये एंशिएंट सोसाइटी से ही हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि एंशिएंट सोसाइटी में हम इंडियन लेवल पे बात करें तो जैसे नए नए रिलीजन आ रहे थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म और भक्ति मूवमेंट वगैरह, ये पुरानी जो ट्रेडिशनल चीजों में जो एक फेवरिज्म वाली बात थी, कुछ लोगों को जो टॉप पे रखा जा रहा था, उस चीज के अगेंस्ट बात करते हैं, राइट। तो इनकी वजह से भी एक पॉजिटिव बहुत ज्यादा और नए नए जो एक तरीके से थॉट प्रोसेस थे, नए नए व्यू पॉइंट्स थे, नई नई आइडियोलॉजी थी, वो इमर्ज होके आ रही थी। इन द लेट 19 to 20 सेंचुरी में क्या हुआ, फिर आपके सोशल रिफॉर्मर आ गए, जैसे कि दलित्स के लिए बात हो रही थी, वुमेन के राइट्स की बात हो रही थी। राजा राममोहन रॉय ने सती प्रथा को बैन करा, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले दलित की सिचुएशन, वुमेन एजुकेशन के लिए काम कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हैं जो सोसाइटी में डेवलपमेंट ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए काम कर रहे थे। देन कॉलोनियल रूल के टाइम पे भी हमने देखा ब्रिटिश इंडिया, ऑल्दो ब्रिटिशर जो थे दे वांट टू यूज इंडियन, वो इंडिया को प्रमोट करने या इंडिया में वेलफेयर लाने का उनका आइडियोलॉजी नहीं था। वो अगर एजुकेशनल वाइज कुछ रिफॉर्म भी कर रहे हैं या वो कुछ पॉजिटिव चेंज भी ला रहे हैं, सो इसीलिए ला रहे हैं कि उनके बेनिफिट में वो चीज जा सके, वो लोग उस चीज को यूज कर पाए, राइट। तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन, सबके लिए इक्वालिटी है। इसमें देखो कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट भी आया था 1850 का। आफ्टर दैट अगर हम देखेंगे तो आपका 1885 में मद्रास गवर्नमेंट जो थी उसने एक प्रोविजन बनाया कि डिसएडवांटेज ग्रुप के जो स्टूडेंट है उन्हें भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। फिर 1918 में कमेटी बनाई गई, मैसूर के महाराजा ने
फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द नॉन ब्राह्मण प्रमोट हो। तो उनके लिए एक मतलब क्योंकि पहले ब्राह्मण स्टॉप पे माने जाते थे और उन्हीं को सारे राइट मिल रहे थे, तो फॉर द प्रमोशन ऑफ नॉन ब्राह्मण यहाँ पे एक कमिटी बनाई गई। क्लियर। अब फर्दर अगर हम देखें तो उसके बाद 1990 में आपके ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए। इंग्लिश एजुकेशन को कंपलसरी बनाने की बात की जा रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 का, जो एक तरीके से ब्रिटिशर के फॉर्म में लास्ट एक्ट था। उसके बाद तो इंडिपेंडेंस 1947 ये सब देखने को मिला। तो यहाँ पे रिजर्वेशन मिला डिप्रेस्ड क्लास को, जो डिप्रेस्ड कास्ट है उनको रिजर्वेशन यहाँ पे मिला। फर्दर अगर हम देखेंगे तो कौन कौन सी कमीशन कमिटीज वगैरह बनाई गई है विद रिगार्ड टू दैट, कौन कौन सी कमीशन एंड कमिटीज बनी है विद रिगार्ड टू दैट, तो हम देखेंगे कि राधाकृष्णन कमीशन एजुकेशन को रिगार्डिंग है। एजुकेशन जो है वो सोशल इमेंसिपेशन के लिए एक ग्रेट इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जा सकता है। डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो सकती है, इक्वालिटी आ सकती है। अगर एजुकेट लोग होंगे, अवेयर होंगे, तो डेमोक्रेसी लाना, इक्वालिटी लाना, ये सब कुछ चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी, राइट। मतलब पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो खुद इस आइडियोलॉजी से सोचेंगे। फिर आपका एजुकेशन कमीशन बनी 64-66 में, जिसने एक विजन दिया आपका एजुकेशन एज अ मैकेनिज्म टू अचीव सिविल सोसाइटी। मतलब अगर एजुकेशन होगी लोगों के पास तो एक सिविल सोसाइटी बन पाएगी। सिविल सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो किसी भी डिसीजन पे, किसी भी जजमेंट पे इन्फ्लुएंस डाल सकती है। तो अगेन वही एजुकेटेड होगी, अवेयर होगी, तभी तो सिविल सोसाइटी हम उसे कहेंगे। देन नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन आई 1986 में, जिससे डिस्पैरिटीज कम की जा सकती हैं। काका कालेकर एंड मंडल कमीशन बनाएगी। ऑल्दो ये बैकवर्ड कास्ट को लेके थी, लेकिन उनकी अपलिफ्टमेंट की बात की जाएगी तो उसमें एजुकेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाएगा। देन यूजीसी की बात करें तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, फुल फॉर्म लिख लेंगे कहीं पे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये स्टैब्लिश की गई। तो एससी एसटी को यहाँ पे कंसेशन दिया गया सारे अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कोर्स में। अंडर ग्रेजुएट जो है आपके 12th तक वाले, एंड ग्रेजुएट वाला आपका जो ग्रेजुएशन के लिए हम लोग कोर्स करते हैं अलग अलग स्ट्रीम में। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 46 एंड आर्टिकल 15(4) क्या कहता है, दैट द स्टेट शेल प्रमोट विद द, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो लोअर कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के लिए बात की जा रही थी। तो यहाँ पे बोला कि स्टेट को प्रमोट करना चाहिए एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड स्पेशली एससी एंड एसटी। तो एससी एंड एसटी के जो आपके इंटरेस्ट है उनको प्रमोट करने का काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। देन फर्दर अगर हम देखेंगे 15(4) क्या कह रहा है, इनेबल्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ, अगर कोई भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं सिटीजन की, तो उनके लिए आप स्पेशल प्रोविजन बनाइए। ये आर्टिकल 15(4) फंडामेंटल राइट है, ये डीपीएसपी का पार्ट है, तो ये गारंटी करते हैं। फिर अगला टॉपिक इस यूनिट पे हम देखेंगे तो इशू ऑफ एक्सेस, रिटेंशन एंड पुअर परफॉर्मेंस। मतलब कि चीजें मिलना, पहली बात तो सबको बराबर एक्सेस नहीं है एजुकेशन का। हर जगह रिमोट एरियाज पे बैकवर्ड कास्ट के लोगों के लिए स्कूल्स अवेलेबल ही नहीं है, तो रीच ही नहीं है उनकी। रिटेंशन करना, एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो लंबे समय तक पढ़ते रहें, ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो रिटेन नहीं कर पाते चीजों को। एंड पुअर परफॉर्मेंस मतलब चलिए रिजर्वेशन से एंट्री ले भी ली, फॉर एग्जाम्पल किसी के 40% पे एडमिशन हो गया, किसी का 80% पे हुआ है, बट 40% वाला जब आगे जाता है करिकुलम को पढ़ता है तो वहां जाके कोप अप करना, क्योंकि टीचर एक लेवल पे पढ़ा रहा है, उतना बेसिक क्लियर नहीं है, रिजर्वेशन पे कम मार्क्स में भी एडमिशन हो गया, तो वहां जाके कोप अप करना मुश्किल हो जाता है। फिर वहां पे परफॉर्मेंस पुअर रह जाती है, तो ये भी दिक्कत रहती है, राइट। तो अब हम इसमें अगर आगे देखेंगे तो क्या चीज है हमारे पास अवेलेबल, मार्जिनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि कमी है। पहली बात तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। एक्सेस में वही है, रीच जो है वो बराबर नहीं है, कुछ एरियाज में स्कूल अवेलेबल ही नहीं है ताकि एससी एंड एसटी प्रॉपर एजुकेशन ले पाए। हायर एजुकेशन जो है तो वो तो सिर्फ अर्बन कंसेप्ट ही माना जाता है, रूरल एरियाज में तो इस फिनोमिना को बड़ी बात मानी जाती है कि बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन उनको मिल पा रही है। आज की डेट में फिर भी थोड़ी थिंग्स बेटर हो गई है, बट थोड़ा पहले देखें तो और ज्यादा खराब थी, और अभी भी कोई बहुत 100% सिचुएशन में इंप्रूवमेंट नहीं है। रिटेंशन मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो इंफीरियर रह जाती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल क्लास पीपल। जो बैकवर्ड क्लास और कास्ट के लोग थे उनको थोड़ा इंफीरियरिटी रह जाती है चीजों में। फिर हम देखेंगे परफॉर्मेंस मैंने बताया, और एंट्री पे तो रिजर्वेशन ले लिया कम मार्क्स में, लेकिन आगे जाके एकेडमिकली परफॉर्मेंस जो होती है वो आपकी डिक्लाइन करने लगती है। इसके अलावा पुअर परफॉर्मेंस सिर्फ इस कारण से नहीं, और भी कारण है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, जैसे अंदर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के बाद अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो स्टूडेंट को ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, जिसको ज्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिसकी परफॉर्मेंस खराब आ रही है, उस पर उतना ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, और सीधा हायर क्लास लोगों को, जो हायर कास्ट और क्लास से बिलोंग करते हैं, उन्हीं लोगों पे स्पेशल अटेंशन एंड ड्यू केयर दी जा रही है, तो ये भी चीज है। फिर यहाँ पे कई बार ये डीलिंक्ड भी फील करते हैं जो मेन स्ट्रीम से। क्यों डीलिंग फील करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक बैकग्राउंड, डिफिशियंसीज इन इंग्लिश, मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड,
अलग अलग होता है, इंग्लिश प्रॉपर नहीं बोल पाते हैं, इंफीरियर एकेडमिक स्टैंडर्ड है, उतने ज्यादा प्रॉपर नहीं है, तो दैट्स वाई ये आपकी एक्सेस रिटेंशन एंड पुअर परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम जो है वो रहती है। और ये लोगों के सोशलाइजेशन मीन्स किस तरीके से आप की अपब्रिंगिंग हो रही है, आप किस तरीके से बड़े हो रहे हो, आप क्या क्या चीजें सीख रहे हो। तो ऑब्वियस बात है, जो जिस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, जो जिस फैमिली बैकग्राउंड में रह रहा है, जो जिस इकोनॉमिक ग्रुप में रह रहा है, उसी तरीके से वो थोड़ा सा क्या होता है, ग्रो करता है। तो उससे बहुत सारे फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। इकोनॉमी अच्छी नहीं है, अगर पॉवर्टी में रह रहे हो तो आपको उतना एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्ट की जो नॉर्मल पीपल है वो स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद कोचिंग्स जा रहे हैं, फोन की अवेलेबिलिटी है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, वहां से ज्यादा चीजें सीख पा रहे हैं और आपसे काफी आगे निकल रहे हैं, राइट। सो दिस इज द टॉपिक। ये पूरी यूनिट है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को लेके, और इसी में ये पुअर परफॉर्मेंस रिटेंशन एंड एक्सेस का टॉपिक था, ये भी हमने कवर करा। ऑल्दो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलग से भी मैंने प्लेलिस्ट में कवर कराया हुआ है, बट यहाँ पे मैंने पूरी यूनिट के थ्रू भी इसको समझा दिया है। बाकी एक बार इस वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों ने कितना कितना कंटेंट कवर कर लिया है, यूट्यूब वीडियो कवर कर ली है या नहीं, और पेड क्लास स्टूडेंट ने यूट्यूब एज वेल एज ऐप के सारा कंटेंट कवर कर लिया है या नहीं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स, एंड इसी तरीके से कुछ लास्ट मोमेंट पे हम लोग टॉपिक की रिवीजन भी करते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू एवरीवन।